गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू हिंदी का आज पार्ट 6 है और होली का काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है दोस्तों। इसके बीच में भी मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन पीवाईक्यू की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है आने वाले एग्जाम्स में। इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग डोज जो पीवाईक्यू सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस की, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए वरदान साबित होगी। आप खुद इसको महसूस करेंगे जब नेक्स्ट एग्जाम देंगे, ठीक है। बाकी देखिए, आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, रंगों की इस त्योहार की शुभकामनाएं। और होली के तहत दोस्तों हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ भी चल रहा है। आप देखिए, अगर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या आगामी फॉरेस्ट गार्ड या ग्रुप सी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन पे हमारा है न्यू कॉम्बो कोर्स, जो कि कंप्लीट कोर्स है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग। तो इसमें भी 20% ऑफ है। इसके अलावा जो भी मॉक टेस्ट हैं, उसके अलावा जो भी अन्य जितना भी कंटेंट है एप्लीकेशन स्टोर पे, सभी पे 20% ऑफ है। हैप्पी होली ऑफर चल रहा है। आप कोर्स में जाएंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा अप्लाई कूपन कोड, वहाँ पे क्लिक कर दो। 20% जो कोर्स प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका भी लाभ उठाएं आप सभी लोग, ठीक है। बाकी चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 6, पहला क्वेश्चन देखेंगे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार अब जब हम पढ़ते हैं तो शब्दा अलंकार का ये भेद है। शब्दा अलंकार में हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या विशेषता होती है दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मन का जो है, एक मन का से आपका आता है मन, यानी कि जो हमारा मन है, ठीक है। और दूसरा मन का जो है, मन का यानी कि दाना, माला का, ठीक है। तो माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका मन के, जो मन का शब्द है उसके 2 अर्थ आ रहे हैं। तो यमक अलंकार इसका इसका जो ये यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। यमक अलंकार के जो अन्य उदाहरण है उसमें काफी बार पूछा जाता है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराए जग, वाह खाए बोराए। यानी कि कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यानी कि अगर आदमी को अचानक बहुत सारा सोना मिल जाए तो आदमी पागल हो सकता है, बोरा जाता है। वैसे अगर आदमी ज़्यादा धतूरा खा ले तो वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा। ऐसे अगला एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा, काली घटा मतलब, घटा का मतलब बादल है, दूसरी घटा का मतलब कम होना, ठीक है। काली घटा आई, काले बादल आए लेकिन बरसे नहीं, उससे उसका घमंड कम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि भैया आपका देखिए इसमें भी 2 अर्थ निकल जाते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब तैयार होना, यानी कि गेट रेडी। किसके लिए? सजना यानी कि पतिदेव के लिए। तो यहाँ पे दोनों के अर्थ आ गए, देखिए अलग अलग। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर हमेशा होगा यमक अलंकार। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे, ठीक है। अभी हिंदी जो रिवीजन महाकुंभ क्लासेस चल रही है हमारी यूट्यूब पर फ्री वाली, उसमें आपका अलंकार का टॉपिक दूंगा मैं आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि आपका नाव जो होती है गाड़ी पर होती है, नाव जब बन के तैयार हो जाती है तो उसको गाड़ी से बीच तक या किनारे तक ले जाना पड़ता है। ऐसे कई बार क्या होता है, कहीं पे लैंड खत्म होता है, आगे नदी होती है, फिर आपका भूमि शुरू होती है, तो बीच में आपका पुल नहीं है, तो कई बार नाव से रख के गाड़ी को इस पार से उस पार ले जाना होता है। यानी कि जीवन में एक दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो एक दूसरे का सहारा जीवन में लेना ही पड़ता है, इसलिए सभी से अच्छा भाव रखें, सभी से मैत्री भाव रखें, क्योंकि कोई भी किसी के काम आ सकता है। क्योंकि देखिए आपने एक दोहा भी पढ़ा होगा बचपन में, जहाँ पर देखिए सुई काम कर सकती है वहाँ पे तलवार काम नहीं कर सकती है। यानी कि महत्वता सुई की भी है, तलवार की भी है। जीवन में सभी की कुछ ना कुछ महत्वता है, ठीक है। तो सभी से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया के होने की रीति या विधि जो बताता है वो कहलाता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि या तरीके को बताता है, तरीके को, क्रिया के होने के तरीके को। जैसे मैं बोलूँ ध्यान से,
अरे ये काम आप ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से। तो क्रिया करने के तरीके को बता रहे ना, ध्यान से करना है काम। या मैं बोलूँगा अरे फटाफट चलो यार, फटाफट। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं अमूमन यूज होते हैं ध्यान से, फटाफट, अच्छी तरह, ठीक है, काम अच्छी तरह करना। तो अच्छी तरह यानी कि यहाँ पर क्रिया के होने के तरीके को बताया जा रहा है, ठीक है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए इसमें, ठीक है। पुनरुक्त शब्दों का मतलब होता है दोस्तों ऐसे शब्द जो हिंदी में पुनरावृत्ति होती है, जिनकी सेम होते हैं और पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि काले काले, गांव गांव, यानी कि ए और बी दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और शब्द होते हैं जैसे धीरे धीरे, ये आपका क्या है, पुनरुक्त शब्द है। या बोल सकता हूँ मैं कि बार बार, ठीक है, बार बार पुनरुक्त शब्द है। चलो साथ साथ चलते हैं, यानी कि साथ साथ जो है पुनरुक्त शब्द है। चलते चलते हम वहाँ पहुँच गए, तो चलते चलते भी क्या हो जाएगा, वो पुनरुक्त शब्द है। तो जहाँ पर सेम शब्द होते हैं और साथ ही बीच में योजक चिन्ह होगा, ठीक है, तो इसमें आपका पुनरुक्त शब्द होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। तो समास तो यूके ट्रिपल एस सिलेबस में है नहीं, बट यूके पीएससी के कुछ एग्जाम्स में जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे समास के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है तो आप वहाँ पे हो जाता है अव्ययी भाव समास। ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अव्यय जहाँ पे भी आपका मेंशन होगा अव्ययी भाव समास। जैसे इसके एग्जाम्पल है आजीवन, ठीक है, जीवन भर यानी कि आजीवन। ऐसे मैं बोलूँ यथाशक्ति, जो एग्जाम में पूछता है कई बार, उन्हीं को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। ऐसे मैं बोलूँ आपका भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, यानी कि जो शब्द होंगे इसके उदाहरण अव्ययी भाव समास के, वो आपका अविकारी शब्द होंगे, ठीक है, कोई विकार नहीं होगा उनमें, ध्यान रखना। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, देखिए ध्यान रखेंगे। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे मुखचंद्र में है, काली मिर्च में है, नील कमल में है। रसोई घर जो है इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं होता, रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास। क्लियर, ठीक है। बाकी कर्मधारय समास के कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका नीलकमल तो दिया है, नील गगन, ठीक है, नील गगन, नीला है जो गगन। ऐसे मैं बोलूँ महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आएगा इसमें, ठीक है, इसकी पहचान है के समान है जो। आगे बढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो शब्द क्रिया तथा संज्ञा नाम क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, हिंदी में जो शब्द वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं वो कहलाते हैं कारक, ठीक है। तो कारक कितने होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में कारकों की संख्या है 8। कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, के वास्ते या को, अपादान से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में और पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, रे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो ये आपका कारक चिन्ह वाली आप वीडियो देख लेना, चैनल पे है, यूट्यूब पे है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए पेड़ से कई आम गिरे, तो पेड़ से जब आम गिरा, ठीक है, ये पेड़ है भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। पेड़ से जब आम गिरा, यहाँ पे आम लगा था और ये आम गिर गया नीचे, ठीक है, आम कहाँ गिर गया, जमीन में गिर गया आप, ठीक है। तो आम का दाना पेड़ से नीचे गिरा, यानी कि पेड़ से क्या हो गया, अलग। और जहाँ पर अलगाव का भाव होगा वहाँ पर से में कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो से वाले जो होते हैं, जो करण का से होता है, ध्यान रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण वाला जो से होता है ये साधन के रूप में प्रयोग होता है, साधन के रूप में। जैसे मैं बोलूँ मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, तो मैं कार से क्या कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। कार एक साधन के रूप में मेरा साथ दे रही है। जैसे मैं बोलूँ मैं बस से कोटद्वार जाता हूँ, तो बस से मैं क्या कर रहा हूँ, कोटद्वार जा रहा हूँ, ठीक है, तो साधन का काम कर रही है। जैसे मैं बोलूँ मैं बल्ले से क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। अब अलग होने के अर्थ में क्या होता है, आपका अपादान कारक से। जैसे मैं बोलूँ कि आपका दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, मैं बोलूँ कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा,
तो गंगा क्या हो रही है, हिमालय से निकल रही है, हिमालय से क्या हो रही है, गंगा निकल के अलग हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक। अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा बदल दूं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो गंगा का सोर्स क्या हो गया, हिमालय, साधन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने का जहाँ पे अर्थ होगा। और इसमें एक और होता है दोस्तों, तुलनात्मक बोध जहाँ पे होगा, तुलनात्मक वाले में भी आपका क्या होता है, अपादान कारक। जैसे मैं आपको बोलूँ राम सीता से अधिक बुद्धिमान है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। या दूसरा मैं बोलूँ कि मोहित रोहित से लंबा है, महेश रमेश से ज़्यादा तेज है। तो जहाँ पर मैं कंपैरिजन भी करूँगा और अलगाव की भावना जहाँ पे होगी, तुलनात्मक बोध और अलगाव जहाँ पे होगा, तो वहाँ पर हमेशा आपका अपादान होगा। और जहाँ पर साधन के रूप में से प्रयोग होगा, वहाँ पे करण होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला देखिए, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, सही युग्म का चयन करना है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के जो एग्जाम्पल होते हैं, यह और वह होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम, तो ठीक है, अन्य वह जो होता है अन्य पुरुष का होता है, सही है ये भी, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी सही है। कोई जो आता है, कौन आया पता नहीं चल रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि सभी युग में इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सर्वनाम का मैं व्याख्या पिछले टॉपिकों में कर चुका हूँ। जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल परिमाण का बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे विशेषण जो विशेष्य की माप या तौल या परिमाण को दर्शाते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित, ठीक है, जिसमें पता नहीं चलता मात्रा का। निश्चित में मैं बोलूँ जैसे आपका कि यार 2 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल, ठीक है, पता चल रहा है चावल कितना है, 2 किलो। या मैं बोलूँ यार 10 लीटर दूध, ठीक है। या मैं बोलूँ यार आपका आपका बोलूँ मैं ½ किलो, ठीक है, ½ किलो दाल। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि आपका निश्चित परिमाण है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अनिश्चित की मैं बात करूँ तो इसमें देखिए मैं बोलूँ कि आपका जैसे यार थोड़े फल लाओ, थोड़े फल लाओ, परिमाण तो है फलों का, लेकिन कितना है पता नहीं चल रहा है। ऐसे में बोलो यार कुछ किताबें ले आओ, अब कुछ किताबें किताबें तो हैं, लेकिन कितनी है, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 है, पता नहीं चल रहा। और ऐसे में बोलूँ यार वहाँ पर बहुत पानी था, ठीक है, बहुत पानी। तो बहुत पानी क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित वाचक, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, जिसमें एक तो निश्चित वाचक होता है, जिसमें आपका जो हमारा वस्तु की माप या तौल परिमाण है उसका निश्चित बोध पता चलता है कि कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी है। बट एक में क्या होता है हमारा अनिश्चित में क्वांटिटी का पता नहीं चलता, क्वांटिटी तो है, जैसे मैंने बोला थोड़े फल, थोड़े फल लाओ। अब थोड़े फल जो लाए हो सकता है वो ½ किलो हो उनका वेट, या ½ किलो या 2 किलो, लेकिन पता नहीं चल रहा ना, परिमाण तो है लेकिन पता नहीं चल पा रहा, तो ये अनिश्चित वाचक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश के तारे जो है तोड़ लाना, यानी कि बहुत बड़ा असंभव काम करना, ठीक है। क्योंकि देखिए आकाश से तारे तोड़ के लाना आसान बात नहीं है, तो ये एक असंभव कार्य को इंगित करता है इस मुहावरे का अर्थ। अगला देखिए, टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए। टिप्पण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है, टिप्पण कैसी भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की भाषा हमेशा होनी चाहिए वस्तु प्रधान, ठीक है, वस्तु प्रधान, यानी कि वस्तु प्रधान का इंग्लिश में अर्थ होता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि हम टिप्पण जब लिख रहे हैं तो टिप्पण ओनली सब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए, कोई हमारा वहाँ पे कोई भी जैसे ये कल्पना प्रधान, काव्यात्मक, अलंकार, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ओनली सब्जेक्ट का मैटर होना चाहिए कि किस विषय पे फोकस्ड है वो टिप्पण। तो टिप्पण की लैंग्वेज हमेशा सब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वस्तु प्रधान। आगे बढ़ेंगे। शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो शब्दावली का अर्थ होता है हिंदी में शब्दों के समूह को ही शब्दावली कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में अगर आपने देखिए हिंदी टाइपिंग की है तो आपको इसका पता होगा, या आपने अगर हमारा हिंदी का कंप्लीट कोर्स लिया एप्लीकेशन से तो उसमें आपका पत्रकारिता जनसंचार एक टॉपिक है, और कंप्यूटर के फ़ॉन्ट वाला भी आपका एक टॉपिक है। उसमें मैंने आपको कराया है कि कंप्यूटर के फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के फ़ॉन्ट होते हैं चाणक्य, जैसे चाणक्य जो है कंप्यूटर के एक फ़ॉन्ट का नाम है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो हिंदी फ़ॉन्ट है थोड़ा महत्वपूर्ण है, लिख लो। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो अमृत होता है, अमृत के अलावा मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है, मंगल के अलावा अपराजिता, अपराजिता, अपराजिता के अलावा आपका कोकिला, ये सभी हमारे हिंदी फ़ॉन्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे आपका कृतिदेव, कृतिदेव
बोला जाता है ना कृतिदेव 101010 में टाइपिंग करो, ऐसे उत्साह ये भी आपका क्या है, एक हिंदी फ़ॉन्ट है। ठीक है, एक उज्ज्वल भी होता है हिंदी फ़ॉन्ट, उज्ज्वल। ठीक है, तो इतने हिंदी के फ़ॉन्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर निम्न में से कौन सी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो कबीरदास जी आपको पता है भक्तिकालीन कवियों में शामिल हैं और ये ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि माने जाते हैं। जब भक्ति काल चल रहा था भारत में, उसमें सूफी संत काफ़ी हुए। सूफी संतों के जो भी रचनाएं थी वो आपका ज़्यादा किस पे आधारित थी? प्रेम आदि पे, प्रेम। ठीक है, भगवान से प्रेम वगैरह से आधारित थी। लेकिन कबीर ने जो दोहे दिए भाई, वो सामाजिक मतलब लोगों को अवेयरनेस के लिए भी थे। मतलब उन्होंने ज्ञान को फैलाया एक हिसाब से। जैसे इनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे में जैसे बोलो, साई इतना दीजिए जा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो एक इन्होंने क्या किया, बोल सकते हैं कि एक नॉलेज स्प्रेड की। और जैसे बोला जाता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी कि जब मैं था, जब अहंकार था तो हरि नहीं था, यानी कि गुरु नहीं था या ईश्वर नहीं था। अब ईश्वर के शरण में मैं चले गया तो अब मैं नहीं है, यानी कि अहंकार मेरा ईगो खत्म। और एक सबसे अच्छा दोहा मेरे का कबीरदास जी का लगता है, जो पूरी दुनिया अपने आप को अगर देख ले, समझ ले, तभी मैं हमेशा, एक कोट है हमारे चैनल का, मैं हमेशा यूट्यूब में भी आपने देखा होगा अबाउट चैनल में, प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वयं से करें। किसी का भी क्रिटिसिज्म करना आसान है, लेकिन अपना क्रिटिसिज्म जो आदमी करता है ना, वो हमेशा सफलता पाता है। और कबीरदास जी का ये दोहा मेरे को बहुत दिल के करीब है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि भाई बुराई हमारे अंदर ही होती है, अच्छाई हमारे अंदर होती है। डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया कैसे है समाज को देखने का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दोहे दिए, गुरु गोविंद दोहु करे काके लागे पाँव, यानी कि कबीरदास जी के जो उस समय के दोहे थे, उससे समाज में ज्ञान फैला। लोगों ने भाई ज्ञान, जो आज मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, वो मोटिवेशन कबीरदास जी ने कई सौ साल पहले दे दिया था। इसलिए इनको ज्ञानाश्रय मार्ग का कवि कहा जाता है। ठीक है, कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है भाई। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने बोला है? कबीर जो थे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कि डिक्टेटर का मतलब था तानाशाह थे। वो मतलब सीधे बोलते थे। आपने देखा होगा दोहों में साफ साफ बोला गया है। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे इनके दोहे, इसलिए इनको वाणी का डिक्टेटर बोला है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ऐसे कबीरदास जी की जो भाषा थी, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपनी रचनाओं में। तो इनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी बोल दिया। किसने? पंचमेल की खिचड़ी। तो पंचमेल की खिचड़ी बोला था उसमें किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो दोनों फैक्ट याद रखना। बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने बोला कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी। और कबीर वाणी के डिक्टेटर थे किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, मतलब कबीरदास जी जो हैं, उन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया है, इसलिए इनको ज्ञानाश्रयी मार्ग का कवि कहा जाता है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो श्री कृष्ण जो गीतावली है, इसके रचयिता हैं आपके तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी का भी देखिए वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की जन्म हुआ था इनका 1511 में, मृत्यु हुई थी तुलसीदास जी की 1623 में। 1623 में देखिए जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय संवत 1680 चल रहा था। संवत 1680, क्योंकि 57 साल आगे होता है ना संवत जो हमारा विक्रम संवत। तो 1623 में जब हम 57 जोड़ेंगे तो 1680 चल रहा था। तो इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। ठीक है, तो इन्होंने शरीर को छोड़ दिया था। तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रामचरितमानस है, दोहावली है, कवितावली है, श्री कृष्ण गीतावली है। ठीक है, रामलला नाचू है, बहुत सी रचनाएं हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी एक कवि परिचय की ई बुक है, इसको आप ज़रूर लीजिए। इसमें आपको यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी साहित्यकार और कवि हैं, उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं मिलती है एप्लीकेशन पे, तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे से 49 रुपीज़ भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीनशॉट भेजिए, तो आपको वहीं पे भेज दी जाएगी ये किताब। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर है 9760040434। इसी पे आपने 49 रुपीज़ पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजिए और कवि परिचय लिखिए, आपको PDF मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन है और अच्छे से आपका सब कुछ कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुलसीदास आप उसमें देख लीजिएगा दोस्तों। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? तो कर्मभूमि जो हमारा लिखा था, ये उपन्यास था और इसको लिखने वाले थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है,
प्रेमचंद जी जो थे भाई बहुत महान साहित्यकार माने जाते हैं। हिंदी में इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, नोवेल किंग। ठीक है, उपन्यास सम्राट। इसके अलावा इनको स्टोरी किंग भी कहा जाता है, कहानी सम्राट। ठीक है, बहुत सी कहानियां इनकी फेमस, जैसे कि पूस की रात, दो बैलों की कथा, कप्तान साहब। ठीक है, बहुत कहानियां हैं जो मुझे अभी देखिए बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। उपन्यास में भी मेन मेन कर्म भूमि है, रंग भूमि है, आपका गोदान हो गया, ठीक है, गबन हो गया। तो ये एक ऐसे, निर्मला हो गया, बहुत से इनके अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, खासकर जैसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है? तो गोदान को। ये कई बार एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन, कई बार इनके पात्र पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कवि परिचय आपको देखना आवश्यक है। 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। हिमकृतिनी के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, तो हिमकृतिनी जो रचना है, हिमकृतिनी रचना के रचयिता हैं दिए गए विकल्पों में माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिमकृतिनी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? चतुर्वेदी जी को कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रवाद से ओतप्रेत हैं, जिनमें एक कविता मेरी पर्सनल फेवरेट है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो ये कविता जब बचपन में भी पढ़ते थे ना, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था, नेशनलिज्म जीवित होता था अंदर, और आज भी होता है। तो इसीलिए एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। हिमकृतिनी से ही मिलती जुलती एक इनकी रचना है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी भी इनकी एक रचना है, हिम तरंगिणी। ठीक है, और इस हिम तरंगिणी रचना के लिए चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी इनको ही मिला था हिम तरंगिणी के लिए 1955 में, याद रखिएगा। बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कवि परिचय ई बुक से पढ़िएगा दोस्तों। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन का प्रमुख पात्र निम्न में से कौन है? तो देखिए महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है भक्तिन। ठीक है, अब देखिए महादेवी वर्मा जो है, इनका जन्म हुआ था 1960 में फर्रुखाबाद यूपी में, पूछता है कई बार एग्जाम में। महादेवी वर्मा जी को भी आपका भैया यामा की यामा रचना के लिए, इनके काव्य संकलन का नाम है यामा, तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिलाता है। ठीक है, अब ये कब मिला था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, क्योंकि आपके लिए भी सवाल छोड़ना आवश्यक है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की पाणिनि, ठीक है, हिंदी के विशाल मंदिर की पाणिनि किसने कहा था? बताइए मुझे, ये टाइटल इनको किसने दिया था? हिंदी के विशाल मंदिर की पाणिनि, पाणिनि यानी कि सरस्वती। ये टाइटल महादेवी वर्मा को किसने दिया था, और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला था, ये बताइए मुझे। इसमें जो भक्तिन का पात्र है उसका नाम है लक्ष्मी या लक्ष्मिन। ठीक है, लक्ष्मिन, लक्ष्मिन या लक्ष्मी उसका नाम था। ठीक है, वैसे उसका नाम लक्ष्मी होता है, लेकिन अपभ्रंश के कारण उसको लोग लक्ष्मिन बोलते हैं। उसमें आप पुराने लोगों के नाम अभी भी देखेंगे गाँव में, तो पुरानी जो हमारी दादी नानी टाइप के लोग होते हैं उनका लक्ष्मी भले नाम होता है, लेकिन उस समय के लोग उनको लक्ष्मिन कहते थे। ठीक है, तो यही है लक्ष्मिन। क्लियर क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो आर्य भाषा के विकास क्रम में हम जब देखते हैं तो पाली आता है, ठीक है, फिर प्राकृत आता है, तो तीसरी भाषा इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई आपका वो हो जाएगा पाली, प्राकृत, उसके बाद आया था हमारा क्या? अपभ्रंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी का आर्य भाषा या जो हिंदी है हमारी भारत में, जो हिंदी है इसका विकास क्रम कभी पूछ लेते हैं आपसे, तो सबसे पहले आई थी संस्कृत। संस्कृत आदि जननी है सभी भाषाओं की, ध्यान रखेंगे। संस्कृत के बाद बनी है पाली, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद हमारा क्या आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद जन्म किसने लिया, जो यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमारा जन्म हुआ किसका? अपभ्रंश का। ठीक है, अपभ्रंश के बाद जन्म किसका हुआ? हमारा अवहट्ट का। अवहट्ट के बाद हमारी आई कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी। ठीक है, और इसी सौरसेनी से हमारा निकला, देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी या हिंदी बोल सकते हैं यहाँ पे, और खड़ी बोली वगैरह सभी इसी से पैदा हुए। ठीक है, वैसे तो अमूमन इतना ही पूछता है, यहाँ तक पूछता है वो आपसे
ठीक है, एग्जाम में क्रम में लगाने को। हिंदी का विकास क्रम लगाइए सही। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। अवहट्ट के बाद हिंदी अस्तित्व में आ गई थी। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में कोर्स में पढ़ते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। हिंदी जो है भाई आपका, हिंदी की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। भारत में अधिकांश भाषाओं की जो जननी है ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी का जन्म भी वहीं से हुआ, लेकिन बाद में हिंदी को हम लिखते हैं किसमें, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी तक पहुंचते पहुंचते देवनागरी लिपि हो गई। और देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सौराष्ट्र यानी कि वर्तमान गुजरात में, सौराष्ट्र में हुआ था। देवनागरी लिपि नागर शब्द से आई अस्तित्व में। ठीक है, वहां पर सौराष्ट्र में उसमें एक राजा था जयभट्ट। तो जयभट्ट जो राजा था सौराष्ट्र का, इसका एक शिलालेख लिखा गया और उस शिलालेख में नागरी लिपि का प्रयोग किया गया, जो कालांतर में देवनागरी बनी। ठीक है, तो हिंदी की वर्तमान में लिपि है देवनागरी, और हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, ध्यान रखना है। और लास्ट यहाँ पे देखते हैं हिंदी जहाँ पर पैदा हुई तो अवहट्ट। ठीक है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। और सौरसेनी अपभ्रंश ही है, कई बार एग्जाम में आपका बनता है। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये था आज आपका हिंदी PYQ पार्ट 6। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के आपने अच्छे से उत्तर दिए होंगे। बाकी यार मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी प्रश्न में अगर मुझसे त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लें किसी भी प्रश्न में अगर डाउट लगता है। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ हर सेशन में, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि मैं भी देखूँ आप कितने इंटरेस्टेड है इस सेशन के लिए। आज तो मैंने देखिए फिर भी थोड़ा कम उल्लेख किया, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है ना, टाइम की कमी होती है, और मैं बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के कार के अंदर बैठ के मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कार में बैठ के मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आप यकीन मानिए, क्योंकि होली के लिए सभी लोग बिजी होते हैं, आपको पता है। बाकी उसके अलावा जो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सेशन आ रहे हैं आपके, जैसे कि आपका मंडे से लेकर सैटरडे हमारा शाम को चलता है यूके जी के टेस्ट, हिंदी का टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा हमारा GSG के टेस्ट चलता है। ठीक है, जो कि शाम को क्लास आती है हमारी, कभी कभी लाइव भी आता है उसमें। उनको भी मैं जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है आपकी, लोअर PCS के लिए इसको करेंगे। और जो मॉर्निंग का PYQ आ रहा है वो आपका उत्तराखंड हिंदी और GS को रिवाइज तो करवा ही रहा है, साथ ही एडिशनल फैक्ट से आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। बाकी जो हमारा रिवीजन महाकुंभ क्लास चल रही है, जैसे कि उत्तराखंड GK वाली और सामान्य हिंदी वाली, उसको आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा जैसे ही आपका हिंदी रिवीजन महाकुंभ समाप्त होगा, फिर मैं आपके लिए GK GS रिवीजन महाकुंभ शुरू कर दूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट वाला करूंगा, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट है फुल लेंथ या अन्य एग्जाम्स के लिए ग्रुप सी के, वो जल्दी ही सीरीज आएगी, महाकुंभ टेस्ट सीरीज। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम 100 वाली आई थी वैसे ही शुरू करेंगे। और बाकी लोअर PCS के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। फॉरेस्टर के लिए मॉक टेस्ट हम दे चुके हैं, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग का भी मैंने एक आपको मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया विथ सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, और अभी आप ले सकते हैं। रीजनिंग का जो फुल टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो केवल 100 रुपीज़ का है, उसमें भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, समझ नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन देख लो। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है रीजनिंग का टेस्ट सीरीज वाला कोर्स, मॉक टेस्ट वाला। ये आपका लोअर PCS का भी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो लोअर PCS वाले भी इसको ले लें, और अपर PCS की भी जो प्री की तैयारी करेंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही FRO ACF जिनके प्री में भी रीजनिंग है, तो उनके लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी भाई एप्लीकेशन पर जो न्यू कॉम्बो कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट कोर्स है, आप इनरोल कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले ही हमसे उत्तराखंड GK सामान्य हिंदी पढ़ ली है और केवल हमसे GS कंप्यूटर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने सेपरेट GS का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग भी है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट क्वेरी हो दोस्तों कोर्स के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे। ठीक है, लेकिन काम का ही मैसेज कीजिएगा, फालतू बात बिल्कुल ना कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगेन आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय देवभूमि।